दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजू ऑफिस में। और हम मॉडल पढ़ रहे थे। मॉडल में हमने कैन, कुड, मे और माइट पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम शैल और शुड पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मॉडल शैल एंड शुड। दोस्तों, सबसे पहले हम शैल की बात करेंगे और शैल के साथ साथ हम विल की भी बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों, शैल और विल ये दोनों ऐसे मॉडल हैं आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के साथ यूज कर देने पर फ्यूचर टेंस शो करने लगते हैं। आपको बताया जाता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, बट रियलिटी जो है वो यही है कि टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। टाइम 3 प्रकार का है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन टेंस जो है वो सिर्फ 2 प्रकार का होता है। आप लोग थोड़ा सरप्राइज हो सकते हैं कि कैसे 2 प्रकार का होता है। हमको तो बचपन से ही बताया गया है कि 3 प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है ना। बट रियलिटी यही है कि मॉडल शैल या विल का यूज करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, है ना, जब यूज कर देते हैं शैल विल का, तो वो क्या बन जाता है, वो फ्यूचर टेंस बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने कहा कि आई रीड अ बुक। कौन सा टेंस है आप लोग देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी में मैंने लगा दिया शैल, क्या हो गया, आई शैल रीड अ बुक। दोनों सेंटेंसेस का टेंस देख लीजिए। पहला हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये कह सकते हैं कि मॉडल शैल विल का यूज करके हम किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही रीड्स अ बुक। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही लिख करके विल का यूज कर देंगे। और एक चीज जानिए कि शैल और विल के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है ना। तो हमने बेस फॉर्म यूज कर दिया, ही विल रीड अ। देख लीजिए, सेंटेंस आपका सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस में चला गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये तो था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात शैल और विल के बारे में। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, शैल और विल मैंने अभी आपको बताया कि जब ये सामान्य स्थितियों में आते हैं तो ये सिंपल फ्यूचर शो करते हैं। जैसे भी मैंने सेंटेंस लिखा था, आई शैल रीड अ बुक, है ना, ही विल रीड अ बुक। और जो नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं, जो नॉर्मल रूल्स हैं, आई और वी के साथ में शैल का यूज किया जाता है और बाकी सबके साथ में किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। यानी कि जो आपके पर्सनल प्रोनाउन आई और वी हैं, इनके साथ में शैल का यूज किया जाता है। और बाकी जो बचते हैं, जो रिमेनिंग प्रोनाउंस होते हैं या जो आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जब ये कंडीशन होती है तब ये क्या शो करते हैं, तब ये नॉर्मल फ्यूचर शो करते हैं, ठीक है। तब ये क्या शो करते हैं, नॉर्मल फ्यूचर शो करते हैं। लेकिन अगर हम इनको चेंज कर दें, मतलब कि आई वी के साथ में विल का यूज कर दें और शैल के साथ में बाकी सब का यूज कर दें, तब ये मॉडल का कार्य करते हैं, ठीक है। इस चीज को जानिएगा। तो आइए सबसे पहले हम शैल को डिस्कस करते हैं, है ना। विल को अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शैल को डिस्कस करेंगे, शैल के बाद में शुड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर विल को और उसके बाद में फिर वुड को। तो आइए शैल को देखते हैं। दोस्तों, जो मॉडल शैल होता है 4 तरह के मूड या मोड को शो करता है। कौन कौन सा है वो है पहला डिटर्मिनेशन, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, ये दूसरा काम ये है थ्रेट। तीसरा काम क्या करता है, तीसरा काम करता है ये ऑर्डर
ठीक है, और अगला काम क्या है? अगला काम है इसका प्रॉमिस। ठीक है, ये मेनली 4 ऐसे काम होते हैं जो शेल करता है, इनको आपको रट लेना है। ठीक है, अब कैसे डिटर्मिनेशन कैसे शो करता है, आइए एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे जब मैंने कहा कि वी शैल फाइट एंड वी शैल विन, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं तो हम नॉर्मल तो बोलते नहीं कि हम लड़ेंगे हम जीतेंगे, हम कहते हैं हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो इस तरह से जो हम अपने टोन को हल्का सा फ्लक्चुएट करते हैं तो ये शो करता है इसी मॉडल शैल को। ठीक है, इस चीज को आपको जान लेना है। दूसरा चीज क्या है? ये थ्रेट, किसी को जब धमकी देना होता है तो वहां पर हम शैल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि डू इट और यू शैल बी फाइन, है ना। देखिए धमकी दे रहा कि इसको करो नहीं तो तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो देखा हमने कि ये जो है आपके थ्रेट का भी काम कर रहा है। अगला जो एग्जांपल आता है वो है ऑर्डर का। ऑर्डर का कैसे है? जैसे माने मैंने कहा यू शैल गो होम एट वंस। कभी कभी हम लोग इस तरह का सेंटेंस होता है, जैसे मैंने कहा तुम सीधे घर जाओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हमने बोला तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नॉर्मल जो है फ्यूचर नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं उन्हें एक ऑर्डर दे रहा हूं। ठीक है, इसी तरह प्रॉमिस की बात करते हैं। प्रॉमिस में जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल कि यू शैल गेट योर सैलरी। सिंपल यहां पे बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। तो ये 4 डिफरेंट मोड या मोड आपने देखे जो मॉडल शैल एक्सप्रेस करता है। तो इसके अलावा शैल क्या काम करता है? इसके अलावा जब शैल अपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है तो ये प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल को बताता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि शैल वी गो टू शिमला। तो यहां पे पूछने के साथ साथ वो सजेशन दे रहा है, वो एडवाइस दे रहा है कि हमें शिमला जाना चाहिए। इनडायरेक्टली ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इसके जो भाव निकल रहे हैं वो इंपरेटिव के निकल रहे हैं। यहाँ पे सजेशन का हमको भाव मिल रहा है या हम कह सकते हैं कि हमको एडवाइस मिल रही है। ठीक है, तो ये काम तो सिर्फ शैल अकेले करता है। और क्या क्या काम कर सकता है आइए देखते हैं। दोस्तों आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक कौन सी है? आप कंफ्यूज रहते हैं, जैसे आपको हमेशा बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी आई वी के साथ शैल का यूज करना है, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज करना है, और ये भी हमको देखना होता है कि कहाँ पर शैल को हम नॉर्मल वर्ब की तरह बिहेव करवा रहे हैं और कहाँ पे हम शैल और विल को मॉडल की तरह बिहेव करवा रहे हैं। दोनों चीजें हमको देखनी होती है। अच्छा, इसी कंडीशन में कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। मतलब हम नॉर्मल फ्यूचर सेंटेंस कोई लिख रहे हैं और पता चलता है कि शैल वहां पे एज ए मॉडल काम करने लगता है और वो टेंस ना शो करके इनमें से कुछ शो करने लगता है। तो उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप सब्जेक्ट लिखने के बाद में, जैसे मैंने कहा आई, एक एपोस्ट्रॉफी लगाइए और डबल एल लिख दीजिए। जब आप इस तरह से
शैल या विल का प्रयोग करते हैं तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे आपने आई के साथ डबल एल लगा दिया, यू के साथ भी आपने डबल एल लगा दिया, है ना। यहाँ पे यू कैपिटल होना चाहिए, यू के साथ भी आपने जो है डबल एल लगा दिया। अब इसमें आपने अपना काम कर दिया। अब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको क्या पढ़ेगा, शैल पढ़ेगा कि विल पढ़ेगा। अगर ग्रामर का जानकार होगा तो सही पढ़ेगा, नहीं जानकार होगा तो विल की जगह शैल या शैल की जगह विल पढ़ेगा। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि जब भी कभी कोई सेंटेंस सही करने के लिए आए तो पूरा आप शैल और विल लिखिए, ठीक है। टीचर को मत बेवकूफ बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं बचने के लिए। जब भी आपको बचना हो कि शैल यूज करना है कि विल यूज करना है तो आप इसी शैल विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहता हूं ये है कि अभी तक हम आई और वी के साथ में शैल का यूज करते रहे नॉर्मल कंडीशन में, या फिर अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज करते रहे। लेकिन अब ये जो परंपरा है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में, और जो अभी तक जिस इंग्लिश ने हमको इन्फ्लुएंस किया वो थी ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें या मिड 20th सेंचुरी की बात करें तो हमको ब्रिटिश इंग्लिश से ज्यादा अमेरिकन इंग्लिश ने इन्फ्लुएंस किया है। और अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ज्यादा भेदभाव नहीं करती है हेल्पिंग वर्ब के साथ में या मॉडल्स के साथ में। तो यही रीजन है कि अमेरिका में किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो उसके साथ विल भी यूज करेंगे और शैल भी यूज करेंगे, उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में है, अभी भी थोड़ा बहुत है, ऑल्दो वहां पे भी अब अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा इफेक्टिव है, बट अभी भी आपको वहां पे ये अंतर देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आपको जानना है कि जो अमेरिकन इंग्लिश है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में किसी भी मॉडल का यूज करती है, वो शेल का भी यूज कर सकती है, विल का भी यूज कर सकती है। लेकिन अभी ब्रिटिश इंग्लिश में ये चीजें थोड़ी बहुत बाकी हैं। लेकिन एक चीज आपको जानना है कि जब भी आप कभी ग्रामर की बात करते हैं तो आपको इन नियमों से समझौता नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आपके नॉलेज को परखने के लिए आपको दे ही दिए जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी सेंटेंस को करेक्ट करने की बात आती है या परफेक्ट ग्रामर लिखने की बात आती है तो आप इस नियम को फॉलो करिएगा। यानी कि आई वी के साथ नॉर्मल सेंटेंस में आप शैल का यूज करेंगे और बाकी के साथ में विल का यूज करेंगे। उसी तरह से अगर शैल को मॉडल बनाना है तो आप सेकंड थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों शैल के बाद पारी आती है शुड की। नॉर्मल कंडीशन में शैल का जो पास्ट होता है वो शुड होता है, खास करके जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई सेड आई शैल रीड अ बुक। अब यहां पे देखेंगे आई के साथ में शैल का यूज हुआ है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शेड दैट आई शुड रीड अ बुक, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस आप देख सकते हैं। तो शैल का पास्ट क्या हो गया, शुड हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब हम शुड का यूज मॉडल की तरह करते हैं तब इसका पास्ट या प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आइए देखते हैं कि जब शुड मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करता है तो कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से मूड या मोड शो करता है। सबसे पहला मूड या मोड एक्सप्रेस होता है शुड से, वो है मॉरल ऑब्लिगेशन का। यानी कि जो सबसे पहला मूड शो करता है ये है मॉरल ऑब्लिगेशन का। मॉरल ऑब्लिगेशन की हिंदी हम कह सकते हैं नैतिक कृतज्ञता, है ना। नैतिक कृतज्ञता, नैतिक बाध्यता या नैतिक धर्म। जैसे जब हमने कहा कि
इस सेंटेंस को देखिए, जब मैंने कहा वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि हमको माता पिता का सम्मान करना है कि नहीं, नैतिक कर्तव्य है हमारा। दूसरा काम क्या करता है ये, दूसरा काम करता है एडवाइस देना। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, यू शुड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। अब यहां पे आपने देखा तो कहीं ना कहीं सलाह दी जा रही है, दवा को बराबर रेगुलरली लेने की सलाह दी जा रही है। तो यहां पे देखिए पहला मूड शो हुआ मोरल ऑब्लिगेशन, दूसरा आया एडवाइस, तीसरा क्या आता है, आइए उसको देखते हैं। आप लोग परेशान होंगे कि कैन बी पॉसिबिलिटी, कुड बी पॉसिबिलिटी, मे बी पॉसिबिलिटी, माइट बी पॉसिबिलिटी, है ना, उसके बाद में कम था जो शुड आ गया। तो यही है, अब रूल्स तो रूल्स हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हम लोग का काम है पढ़ना, ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ये अलग तरह की पॉसिबिलिटी शो करता है। जैसे जब हमने कहा इंडिया शुड विन द मैच, ये आप अपने कॉमन लाइफ में यूज करते होंगे इस तरह के सेंटेंसेस, लेकिन हिंदी में जैसे मान लिया आपने मैच को देखा, लास्ट के 5 ओवर्स बचे हुए हैं, बैटिंग अच्छी खासी कर रही है कोई टीम, सपोज इट इंडिया पाकिस्तान का ही मैच है, तो इंडिया अगर अच्छी बैटिंग करता है तो कहते हैं हाँ इंडिया को जीत जाना चाहिए, मतलब कि आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो वही पॉसिबिलिटी जो आप कहते हैं कि इंडिया को मैं जीत जाना चाहिए, वही पॉसिबिलिटी किससे शो होती है, शुड से शो होती है। जो अगला मूड या मूड एक्सप्रेस होता है शुड से, वो है अनरियल या इमेजिनरी कंडीशंस। अनरियल मीन्स जो सही ना हो, जो सत्य ना हो, जो सच ना हो। इमेजिनरी का मतलब आप समझ रहे हैं, काल्पनिक, यानी कि जब भी कभी काल्पनिक बातों का हम कोई चर्चा करते हैं, कोई डिस्कस करते हैं, तो वहां पे भी शुड का प्रयोग किया जाता है, खास करके कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि इफ आई वर यू आई शुड, इस एग्जाम्पल को देखिए, इफ आई वर यू आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट। कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस ओहदे को स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि ना तो वो उसकी जगह पे है और ना ही वो ओहदा स्वीकार कर सकता है, तो इसीलिए क्या कहलाया, ये कहलाया अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है। अगला काम क्या हो सकता है या क्या कर सकता है शुड, तो आइए उसको भी देखते हैं। अगला जो मूड या मोड एक्सप्रेस होता है शुड को लेकर के, वो है शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जब भी कभी हम शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज एक साथ करते हैं, तब शो होता है एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसी स्थिति शो होती है कि वहां पर कार्य हुआ कि नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि आई शुड हैव कॉल्ड द क्लर्क बट आई फॉरगॉट। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए, कह रहा है कि आई शुड हैव कॉल्ड द क्लर्क। यहां पे देखिएगा कि मैं क्लर्क को थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, ठीक है। कह रहा है कि आई शुड हैव कॉल्ड द क्लर्क बट आई फॉरगॉट, है ना, मुझे क्लर्क को बुलाना था या कॉल करना था लेकिन मैं भूल गया। तो यानी कि कोई कार्य हुआ उचित समय पर कि नहीं हुआ, इस बात की जानकारी भी कौन देता है, शुड देता है। किसके साथ मिलकर के, हैव प्लस
पास्ट पार्टिसिपल के साथ मिलकर के। दोस्तों आइए हम शुड के अगले मूड या मोड को देखते हैं कि वो क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में आप यहीं पर गलतियां करते हैं, या जब आप सिंटैक्स पढ़ रहे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे होते हैं, तब भी आप यही गलती करते हैं। और ये इतनी माइन्यूट गलती है कि आप आसानी से इसको जान भी नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है शुड का। तो आइए जरा देखते हैं। दोनों सेंटेंस आप देख लीजिए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल एंड वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। हिंदी अर्थ होगा संभाल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉसिबिलिटी ही शो होती है। कौन सी पॉसिबिलिटी? गिरने की पॉसिबिलिटी। और हम जानते हैं कि पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हमें मे का यूज करना चाहिए, या हम मे का यूज करते हैं। लेकिन यही टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट ये है कि लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज होता है। यहीं पे आप गलती करते हैं। लेस्ट के साथ में हमेशा किसका यूज होता है? शुड का। इस चीज को आप रख लीजिए, क्योंकि जब भी आपसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधे दे दिया जाता है फाइंड द एरर, और इसी टाइप का सेंटेंस लिख दिया जाता है मे का यूज करके। और आप जब सेंटेंस के अर्थ को समझते हैं तो कहते हैं हाँ मे तो सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी शो होना चाहिए, पॉसिबिलिटी शो हो रही है। आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन गलती क्या हो रही है कि जो लेस्ट होता है ये हमेशा शुड को अपने साथ में लेता है, किसी अन्य मॉडल को नहीं ले सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों लेस्ट के साथ तो शुड का प्रयोग होता ही होता है। अगर कभी भी सो दैट आता है तो भी आप हमेशा शुड का ही यूज करिए। मतलब ये कि अगर लेस्ट या सो दैट ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो आपको इनके साथ मे का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? शुड का। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, वर्क हार्ड सो दैट यू शुड पास। कठिन परिश्रम करो जिससे कि तुम पास हो जाओ। देखिए सो दैट के बाद क्या आया हुआ है? शुड आया हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लेस्ट और सो दैट ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो हमेशा अपने साथ शुड लेते हैं। यहां पे भी अगर आप चाहते तो आप मे का यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पे भी पॉसिबिलिटी शो हो रही थी, लेकिन मे का यूज करना यहां पे पूरी तरीके से गलत है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आगे के मॉडल्स को हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक इन टॉपिक्स को आप अच्छे से एक बार दोहरा लीजिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ग्रामर के किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए हमको। ठीक है, आगे के वीडियोस में उस टॉपिक पे बना के आपको दूंगा। ठीक है, तब तक आप चैनल को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए।